राजस्थान कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लासेस में देखा था अजमेर के चौहान और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं नाडोल के चौहान। तो सबसे पहले नाडोल के चौहान। नाडोल के चौहानों का जो संस्थापक है वो है लक्ष्मण चौहान। ठीक है, तो नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन है? लक्ष्मण चौहान। ये आपको याद रखना है, संस्थापक नाडोल के चौहानों का लक्ष्मण चौहान। सांबर और अजमेर के चौहानों के बाद यह पहला चौहान राज्य था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अजमेर और सांबर और अजमेर के चौहानों के बाद पहला चौहान राज्य कौन सा था, तो वो है नाडोल। ठीक है, नाडोल के चौहानों का संस्थापक लक्ष्मण चौहान, जिसकी मृत्यु हुई थी 983 ईस्वी में। नाडोल दुर्ग का निर्माता लक्ष्मण चौहान है। ठीक है, नाडोल दुर्ग का निर्माता कौन है? लक्ष्मण चौहान। उत्तराधिकारी, अब लक्ष्मण चौहान के बाद जो उत्तराधिकारी बने उनमें से शोभित, उसके बाद बलराज, उसके बाद महेंद्र, फिर अहिल, फिर बाला प्रसाद, पृथ्वी प्रसाद, उसके बाद पृथ्वीपाल। इनमें से अहिल का नाम उल्लेखनीय है। इन सभी शासकों में सबसे उल्लेखनीय नाम किसका है? अहिल का। ठीक है, नाडोल शाखा का शासक एक सबसे महत्वपूर्ण राजा आएगा इसका, नाडोल शाखा का, जिसका नाम है कीर्तिपाल चौहान। ठीक है, कौन आएगा? कीर्तिपाल चौहान। इसको डिटेल से पढ़ना है अपने को। कीर्तिपाल चौहान ने 1177 ईस्वी में मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित कर करके मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को हरा करके मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था? तो वो शासक है सामंत सिंह। तो कीर्तिपाल ने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित करके मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। फिर 1205 के लगभग नाडोल शाखा के चौहान जालोर के चौहानों में क्या हो गए? विलीन हो गए। ठीक है, तो नाडोल के चौहानों में सिर्फ इतना सही है। और नाडोल के चौहानों से जो क्वेश्चन आता है वो आता है, एक तो इनका संस्थापक जिसका नाम है लक्ष्मण चौहान, और अजमेर सांबर के चौहानों के बाद यह पहला चौहान राज्य कौन सा था? नाडोल। और एक पूछा जाता है कि नाडोल दुर्ग का निर्माता वो है लक्ष्मण चौहान। ठीक है, और एक पूछा जाता है कि नाडोल शाखा का एक शासक था कीर्तिपाल चौहान। इसने 1177 ईस्वी में मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित करके मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था। और अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान, ठीक है, सबसे पहले रणथंभौर के चौहानों की स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी गोविंदराज। ठीक है, और गोविंदराज ने कब करी? 1194 ईस्वी में। रणथंभौर के चौहानों की कुलदेवी थी शाकंभरी माता। ठीक है, कुलदेवी कौन सी थी? शाकंभरी माता। स्थापना किसने करी? गोविंदराज ने। और रणथंभौर के चौहानों का सबसे प्रतापी शासक जो कि है हमीरदेव चौहान। अब बात करते हैं रणथंभौर के चौहानों की राजाओं की। तो सबसे पहला गोविंदराज चौहान प्रथम। ठीक है, इनके पिता का नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो कि अपन अजमेर के चौहानों में पढ़ के आए थे। उसी का बेटा है गोविंदराज चौहान, जो कि आगे चल करके रणथंभौर के चौहानों में, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद 1192 ईस्वी में अजमेर का सूबेदार बनाया था किसको? गोविंदराज को। और 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, 1192 में तो अजमेर का सूबेदार स्थापना की। रणथंभौर के चौहानों का संबंध अजमेर के चौहान वंश से रहा है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं गोविंदराज के बाद कुछ चौहान शासक आए, उनमें से एक वाल्लण आया, उसके बाद प्रहलादन बना। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। तो वाल्लण आया, फिर प्रहलादन आया, फिर वीर नारायण आया। वीर नारायण में क्या याद रखना है? इस वीर नारायण ने इल्तुतमिश के साथ युद्ध किया था और फिर वहाँ पे मारा गया। तो क्वेश्चन आता है रणथंभौर का कौन सा चौहान शासक था जो इल्तुतमिश के साथ युद्ध करते हुए मारा गया? तो वो था वीर नारायण। उसके बाद बना वाघभट्ट। वाघभट्ट से क्या क्वेश्चन आता है? फिर दिल्ली के सुल्तान जिसका नाम था नसीरुद्दीन बलबन। ठीक है, नसीरुद्दीन बलबन, इसके खिलाफ युद्ध किया था। उसके बाद शासक बना जत्र सिंह। जत्र सिंह ने रणथंभौर में 32 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, और जत्र सिंह के 3 बेटे थे, एक का नाम सुल्तान देव, वीरम देव और एक था हमीर देव। अभी हमीर देव जब अपन पढ़ेंगे तो हमीर देव ने अपने पिता जत्र सिंह के द्वारा जब 32 वर्षों तक जो शासन किया था उसकी याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाएगा।
ठीक है। इसके बाद जो शासक बना वो था हमीरदेव। जैतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र हमीरदेव चौहान को रणथंभौर का राजा बना दिया था। जैतर सिंह ने अपने जीते जी ही हमीरदेव चौहान को रणथंभौर का राजा बना दिया था। और 1194 ईस्वी में अजमेर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकार कर लिया और भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। ठीक है। अब बात करते हैं हमीरदेव चौहान की। सबसे पहले हमीरदेव चौहान का टाइम पीरियड तो वो था 1282 से 1301। 1282 से 1301। हमीरदेव चौहान की माता का नाम था हीरा देवी। इनका राज्याभिषेक हुआ था 16 दिसंबर 1282। ठीक है। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 16 दिसंबर 1282 को। इनका उपनाम अपने को याद रखना है। इनका उपनाम था रणत भंवररा हटी राजा। एक तो था रणत भंवररा हटी राजा और एक था चौहानों का कर्ण। क्वेश्चन आ जाता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि चौहान वंश का कौन सा शासक था जिसको चौहानों का कर्ण कहा गया है? चौहानों का कर्ण कहा गया है का कर्ण। ठीक है। तो वो था हमीरदेव चौहान। जैतर सिंह की याद में हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई। एक ये आपको याद रखना है। ठीक है। इस 32 खंभों की छतरी को ही न्याय की छतरी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस छतरी के नीचे ही जो जैतर सिंह था वो न्याय किया करता था। ठीक है। अब बात करते हैं हमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम है रंग देवी। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था पद्मा या फिर इसको बोलते हैं देवल दे। इसके दोनों एक ही नाम है, पद्मा या देवल दे दोनों एक ही है। इनके भाई था हमीरदेव चौहान के एक भाई था, एक का नाम था वीरम और एक का नाम था सुरतान। ठीक है। इनके गुरु था हमीरदेव चौहान के गुरु का नाम क्या था? राघव देव। ठीक है। ये गुरु राघव देव, ये भाई, ये पुत्री, ये पत्नी। ठीक है। अब बात करते हैं हमीरदेव चौहान की जानकारी स्रोत। किन किन ग्रंथों से या किताबों से हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है? तो सबसे पहला है हमीर महाकाव्य, जिसका लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। हमीर रसों का लेखक है जोधराज। हमीर रसों एक ग्रंथ है जिसके 2 लेखक हैं। हमीर रसों 2 किताबें हैं। एक किताब का तो लेखक है जोधराज, एक किताब का लेखक है सारंग व्यास। हमीर रायण का लेखक है भांडव्यास। हमीर हट का लेखक है चंद्रशेखर। हमीर बंधन का लेखक है अमृत कैलाश। हमीर मधमर्दन का लेखक है जयसिंह सूरी। तारीख ए फिरोज शाही ये लिखी थी बर्नी ने। खजैन उल फतूह है, इसका लेखक था अमीर खुसरो। और एक श्रृंगार हार, इसका लेखक था हमीरदेव खुद। इन सभी ग्रंथों में हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। हमीरदेव चौहान ने एक किताब लिखी थी, इसका नाम है श्रृंगार शार। ठीक है। क्या नाम है? श्रृंगार शार। अब ये जो श्रृंगार सार है ये किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किताब जो आधारित है वो है संगीत पर आधारित। ठीक है। इस श्रृंगार सार के रचयिता खुद हमीरदेव चौहान है। हमीरदेव चौहान ने एक यज्ञ करवाया था जिसका नाम है कोटिया यज्ञ या 9 कोटि यज्ञ। ठीक है। किसके नेतृत्व में? पंडित विश्वरूप भट्ट के नेतृत्व में। और इस यज्ञ की तुलना किससे की जाती है? अश्वमेध यज्ञ से की जाती है। अब हमीरदेव चौहान के समकालीन कौन कौन से शासक थे? एक तो था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। एक था अलाउद्दीन खिलजी और एक था मुबारक शाह खिलजी। ठीक है। हमीरदेव चौहान का सबसे पहला अभियान कौन सा था? हमीरदेव चौहान का सबसे पहला अभियान कौन सा था? ये सबसे मोस्ट उस अभियान का नाम था, ये था भीमरस के राजा अर्जुन, उसके साथ हुआ था और इस अर्जुन को इस युद्ध में हराया था। इसके अलावा चित्तौड़ के राजा समर सिंह को पराजित किया, आबू के प्रताप सिंह को भी पराजित किया। ठीक है। अब बात करते हैं उस समय दिल्ली के जो शासक था उस समय था जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी। ये एक साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी शासक का मतलब कि ऐसा शासक जो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। ठीक है। तो जेके, अब जेके को जब पता चला कि रणथंभौर दुर्ग पर, ठीक है, लेकिन रणथंभौर दुर्ग पर अटैक करने से पहले इसके पास में ही एक दुर्ग है जिसका नाम है जैन दुर्ग। ठीक है। क्या नाम है? जैन दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले कहा जाता है कि जैन दुर्ग को जीतना जरूरी है और इसीलिए रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? जैन दुर्ग को। तो जेके ने
सबसे पहला अटैक किया जैन दुर्ग पर, वो किया 1290 ईस्वी में। ठीक है, 1290 ईस्वी में जब जेके, ये देखिए जेके जैन दुर्ग को जीता परंतु रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया। और जब वापस लौट रहा था, तो रणथंभौर जेके ने क्या कहा कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्ग मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसका मतलब है कि वो एक कहावत है ना, मुहावरा है कि बिल्ली के जब हाथ अंगूर नहीं आते तो क्या कहती है, अंगूर खट्टे हैं। वो सीन हुआ था जेके के साथ। बात करते हैं सबसे पहले जैन का युद्ध 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में हमीरदेव चौहान वर्सेस जेके। इस युद्ध में जेके जीता था और हमीरदेव हार गया था। जैन दुर्ग में हमीरदेव की सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरदास सैनी, और ये इस युद्ध में मारा गया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा, अब हुआ क्या था कि जेके जब रणथंभौर दुर्ग पर अटैक करता था लेकिन रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ, एके ने अपने चाचा जेके की क्या कर दी, हत्या कर दी। एके ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के कारण जेके के साम्राज्य, एके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जेके की क्या कर दी, हत्या कर दी। एके के रणथंभौर पर आक्रमण करने के क्या क्या कारण थे, तो सबसे पहला कारण था साम्राज्यवादी नीति का व्यक्ति था ये। ठीक है, दूसरा था जेके की हार का बदला लेना। तीसरा था एके की सेना जब मंगोल अभियान गुजरात में था, ये मंगोल अभियान वहाँ से जब लौट रही थी तब एके के प्रमुख सेनापति मोहम्मद शाह और केहबरू को हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी। एके की पत्नी चिमना और उसके दरबार में एक शासक था मोहम्मद शाह सेनापति। इन दोनों के बीच में आपस में, मतलब एके की पत्नी चिमना और मोहम्मद शाह के बीच में लव हो गया था और इस बात का पता चला एके को, तो ये भी एक कारण रहा था। और ये मोहम्मद शाह कहाँ जाके शरण लेगा, हमीरदेव चौहान के पास। इसीलिए और सबसे आखिरी कारण था कि हमीर ने उस समय राज कर देना बंद कर दिया। एके को गुस्सा आया, और एके को जब गुस्सा आया तो मोहम्मद शाह, जब इस बात का पता चला ना कि मोहम्मद शाह का अफेयर उसकी वाइफ चिमना से चल रहा है, तो एके को जब गुस्सा आया तो मोहम्मद शाह किसकी शरण में चला गया, हमीरदेव चौहान की शरण में चला गया। तो एके ने इससे कहा भी था हमीरदेव चौहान से कि मेरा एक शत्रु आपकी शरण में आया है, वो मुझे वापस लौटा दो। तो हमीरदेव चौहान ने कहा था कि मेरे शरण में आए हुए कोई भी व्यक्ति हो उसकी मैं हमेशा हिफाजत करूँगा, रक्षा करता हूँ। तो इस बात का एके को बुरा लगा अलाउद्दीन खिलजी को, तो उसने अटैक करने की सोची। तो अब आएगा आक्रमण। इस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व, ठीक है, ये कैसे हुआ वो मैं बता देता हूँ पहले एक बार। एके की सेना का नेतृत्व महमूद शाह, ये मंगोल था, और एक था केहबरू। ठीक है, उसके अलावा इनके सेनापति उल्गू खां और एक नुसरत खां। ये क्या हुआ कि ये देखिए, गुजरात में एक मंदिर है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, वहाँ पर मंगोल विद्रोह को दबाने के लिए एके की सेना आई। जब यहाँ पे मंगोल विद्रोह को दबा दिया तो जब मंदिर को लूट करके, यानी सोमनाथ मंदिर को लूट करके जब ये वहाँ पर जा रहे थे तो रास्ते में पड़ता था कौन सा, रास्ते में क्या हुआ कि ये जो मोहम्मद शाह और केहबरू था और एक तरफ था नुसरत खां और उल्गू खां, इनके बीच में जो धन था उसको लेकर के आपस में झगड़ा हो गया। ठीक है, झगड़ा हो गया था तो मोहम्मद शाह हमीरदेव की शरण में चला गया था। और जब इस बात का पता चला किसको, नुसरत खां ने और उल्गू खां ने इसकी शिकायत करी किसको, एके की। तो एके ने हमीरदेव चौहान से कहा था कि मेरा मंगोली विद्रोह को वापस मेरी शरण में भेज दो, और हमीरदेव चौहान ने मना कर दिया था। अब होगा आक्रमण। अब सबसे पहला युद्ध हुआ था हिंदुवाटी घाटी का युद्ध 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में इस समय हमीरदेव का सेनापति कौन कौन थे, भीम सिंह और धर्म सिंह, और एके के सेनापति उल्गू खां, नुसरत खां और एक अलप खां। इसमें हुआ क्या था कि जो एके ने क्या हुआ था कि लालच दिया था, ठीक है, अटैक करने से पहले। बात करते हैं, उल्गू खां और नुसरत खां ने अटैक किया और इस युद्ध में भीम सिंह और धर्म सिंह ने नुसरत खां की हत्या कर दी थी। और इस युद्ध में उसके बाद फिर भीम सिंह की भी मृत्यु हो जाती है जब ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नोट, हमीरदेव ने यहाँ पे आएगा, हमीरदेव में को हटा करके कर लेना ने। हमीरदेव ने धर्म सिंह को अंधा करवा दिया क्योंकि
उसको लगा कि इसने गद्दारी की है। जब दोनों यानी भीम सिंह और धर्म सिंह, कौन कौन, भीम सिंह और धर्म सिंह, जब दोनों जीत करके जब वहाँ पर गए, सॉरी जीतने के क्या, क्योंकि भीम सिंह की तो मृत्यु हो ही गई थी। तो धर्म सिंह जब वापस हमीरदेव चौहान के पास गया तो हमीरदेव ने पूछा कि भीम सिंह कहाँ है, तो उसने कहा वो लड़ते हुए मारा गया। तो हमीरदेव को ये बात रास नहीं आई, तो उसको लगा कि इसने युद्ध ढंग से नहीं किया या कुछ और बात रही। तो हमीरदेव ने क्या किया, धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। अब बात करते जब अंधा करवा दिया तो धर्म सिंह के 2 बेटे थे, सॉरी धर्म सिंह का एक पुत्र था उस भोज, तो इस भोज को क्या कर दिया, सेनापति बना दिया। लेकिन फिर से भोज इतना शक्तिशाली सेनापति नहीं रहा, लेकिन फिर से धर्म सिंह को वापस सेनापति नियुक्त कर दिया। अब भोज क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। जब अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया भोज, तो एके ने इस भोज को जगरा की जागीर दे दी थी। ठीक है, अब जब धर्म सिंह को वापस क्या बना दिया, सेनापति बना दिया, तो धर्म सिंह ने टैक्स बढ़ा दिया, जिससे हमीरदेव जनता में क्या हो गया, अलोकप्रिय हो गया। क्योंकि हमीरदेव चौहान का जनता में नाम था, लेकिन धर्म सिंह ने टैक्स बढ़ा दिए चोरी छुपे, तो इससे क्या हुआ, हमीरदेव चौहान जनता में क्या हो गया, अलोकप्रिय हो गया। अब बात करते हैं रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर का युद्ध होगा 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। ठीक है, 11 जुलाई 1301 को। इस युद्ध में हमीरदेव के सेनापति थे रणमल और रतिपाल और एके का, और इस दुर्ग में एके खुद आया था, इस रणथंभौर के युद्ध में अटैक करने के लिए रणथंभौर खुद आया था सेना के साथ। इसने जब अटैक किया तो हमीरदेव को लगा कि एके की सेना में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सैनिक थे, उनको लगा कि इस युद्ध में हम हार सकते हैं। तो हमीरदेव ने क्या किया, केसरिया साफा पहन करके युद्ध में लड़ते हुए आ गया। अभी बताता हूँ कि ये जो साका होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो जब रणथंभौर दुर्ग पर जब अटैक किया एके ने, तो उनको लगा कि हम हारने वाले हैं। तो हमीरदेव की वाइफ थी रंगदेवी, इसने जोहर करने की सोच ली। तो इस युद्ध में होता क्या है कि जो हमीरदेव के सेनापति थे रणमल और रतिपाल, ये दोनों क्या है, एक के साथ गद्दारी कर लेते हैं। तो इसी वजह से हमीरदेव की जो सेना थी वो कमज़ोर हो जाती है और उनको लगता है कि अपन हारने वाले हैं। ठीक है, तो 1301 के रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर युद्ध में केसरिया भी होता है और जोहर भी होता है। केसरिया तो किया था हमीरदेव चौहान ने और जोहर किया था रंगदेवी ने। यह राजस्थान का पहला साका था। साका कब कहलाता है, जब जोहर और केसरिया दोनों साथ होते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी एक घटना होती है तो उसको अर्ध साका कहा जाता है। इस युद्ध में हमीरदेव के सेनापति रणमल और रतिपाल दोनों एक से मिल जाते हैं। केसरिया प्लस जोहर साका कहलाता है। रंगदेवी प्लस पद्मा, ये दोनों क्या करी थी, पद्मा इनकी बेटी का नाम था और इनके नाम पर पद्मा तालाब बना हुआ है। तो दोनों ने उसको लगा कि शत्रु के हाथ लगने से अच्छा है कि क्यों ना हम अपनी जान दे दें, और दोनों ने अपने जल में डूब करके, यानी कौन से, पद्मा तालाब में डूब करके अपनी जान दे दी। तो ये राजस्थान का पहला जल जोहर है, राजस्थान का एकमात्र पहला जल जोहर कौन सा था, रणथंभौर वाला। जब एके रणथंभौर दुर्ग को जीत जाता है तो अमीर खुसरो ने क्या कहा, अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ठीक है, केसरिया प्लस जोहर साका, इन दोनों में से कोई सी भी एक घटना हो तो उसे अर्धसाका कहते हैं। एके के भांजे, इस युद्ध में एके के भांजे कौन कौन थे, उमंग खां और मंगू खां, ये दोनों क्या है, मामा भांजा है। ठीक है, मामा भांजा की छत्री कहाँ बनी हुई है, रणथंभौर में। रणथंभौर के चौहानों की जानकारी स्रोत, ठीक है, हमीर रासो ग्रंथ में मिलती है, जिसके लेखक जोधराज है, सारंगधर है और एक कवि महेश है। हमीरठ का लेखक चंद्रशेखर है। हमीर महाकाव्य का लेखक नयचंद्र सूरी है। हमीर मठ का चंद्रशेखर। हमीर राछाड़ा का राजरूपक, रूप परीक्षा का विद्यापति और राजा हमीरदेवरा दुआ का खेमावट और हमीर मदमर्दन का जयसिंह सूरी। अन्य तथ्य अपन जानते हैं क्या क्या है इसमें। हमीर के दरबार में कवि था एक बीजादित्य। ठीक है, हमीर के गुरु को नाम राघव देव। हमीर के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है, तिरिया तेल हमीर मठ हमीर हटइये चढ़े न दूजी बार। हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में वह विजयी रहा और अंतिम युद्ध में एक की सेना लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। अब कुछ ग्रंथ है, उनके रचयिता है हमीर बंधन का रचयिता है मृतकैलाश। हमीर मठ के रचयिता है चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य के नयचंद्र सूरी। हमीर रण का है व्यासभांड। ठीक है, एक कथन है, यदि उसमें कोई दोष भी थे तो उसके विरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा की रक्षा तथा मंगोल शरणागतों की रक्षा की सामना
सामने नगण्य हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट किसका था? दशरथ शर्मा का। ये हमीरदेव चौहान के लिए स्टेटमेंट था। ठीक है, अब बात करते कुछ स्पेशल नोट की। तो हमीर के कोटी जन यज्ञ का निर्देशक कौन था? विश्वरूप। हमीर ने एक किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह को। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी का नेतृत्व किया था? खिलजी सेना का वो था नुसरत खां। ये नुसरत है, नुसरत नहीं है, नुसरत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ रणथंभौर के चौहान समाप्त होते हैं। तो आई होप यू कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आए क्लास तो आपको इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए तो बिल्कुल भी कतई नहीं कीजिएगा। और PDF आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी 8619634880। तो नेक्स्ट क्लासेस में अपन पढ़ेंगे जालोर की चौहान। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लासेस में। धन्यवाद।